धन्यवाद। कुछ सर्वविदित तथ्य हैं, पहले उन पर वो मैं आपको आगाह करा दूं कि पिछले 8 सालों में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे हुए हैं। 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे हुए हैं। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2, 8,17,000 रुपए हमारे और आपके बट्टे खाते में डाल दिए, रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये सब 8 साल के हैं। ये तथ्य नंबर 2 है। 8,17,000 crore rupees have been waived off, written off, 8,17,000 करोड़ रुपए। तथ्य नंबर 3, बैंकों की जो एनपीएज हैं 21 लाख करोड़ का उसमें इजाफा हुआ है। 21 lakh crore increase in NPAs across all banks। ये 3 तथ्य पूरे 8 साल की दास्तान बताते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की दास्तान, हमारी सामाजिक अशांति की दास्तान, और इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड इन 3 तथ्यों में आपको सुनाई दे जाएगा। आप पूछेंगे कि आज ये 3 तथ्यों की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए आई कि जो 75 सालों में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ, 22,842 करोड़ रुपए का, एबीजी शिपयार्ड, ऋषि अग्रवाल, ये नाम आप सबको मालूम है क्योंकि इसी मंच से कई बार वो नाम लिया गया। 75 साल का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड भी इसी 8 साल में सामने आया, इसी 8 साल में हुआ। आप कहेंगे ये भी नई बात नहीं है, होते रहते हैं। पिछले 8 साल में आपको हम ही ने यहां से इतने बैंक फ्रॉड बताए, नीरव मोदी, अन्य अनेक विजय माल्या, अनेक नाम आपके सामने हम यहां से बैठकर, हमारे कोलीग्स ने और हमने बैठकर यहां आपको दिए हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ कि 5 साल के विलंब के बाद गबनकर्ता को पूरे मौके दिए जाते हैं कि तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, तुम्हें कुछ अपना ठिकाने लगाना है, जो वो ठिकाने लगा दो, जो भी आपको अपना मेस सॉर्ट आउट करना है। दे गेव 5 years टू द मैन हु डिफ्रॉडेड 28 बैंक्स। दे गेव हिम 5 years टू सॉर्ट आउट हिज मेस एंड रन अवे। यह भी पहली बार हुआ। जब यहां से इस देश के प्रमुख विपक्षी दल ने दबाव बनाया कि साहब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप हैरान होंगे साथियों कि एसबीआई, जो कि हमारा लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक बार नहीं 2 बार सीबीआई को शिकायत लिखी, लिखकर भेजी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरसा गुजर गया। एबीजी शिपयार्ड का आखिर रिश्ता क्या है प्रधानमंत्री से? क्यों सीबीआई एसबीआई की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज कराने में सालों लगा देती है? हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों लगा देती है। जब कांग्रेस पार्टी का दबाव बढ़ा तब जाकर सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की। स्मरण रहे, आप सबको मालूम ही है कि 1 अगस्त 2017 को जब एबीजी शिपयार्ड का एनसीईआरटी में दिवालिये की कार्रवाई शुरू हुई, तब भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 15 फरवरी 2018 को रणदीप जी ने की थी, मुझे याद है, और सरकार को चेतलाया था कि अग्रवाल जी भागने वाले हैं। कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये भी जाने वाले हैं, रोक लीजिए अगर रोक सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि 8 नवंबर 2019 को एसबीआई ने पहला पत्र लिखा सीबीआई को, तारीख याद रखिए, 8 नवंबर 2019, एबीजी शिपयार्ड के विरुद्ध एफआईआर करने का उसमें निवेदन किया। सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अगली चिट्ठी गई 25 अगस्त 2020 को, एसबीआई ने दूसरी चिट्ठी लिखी सीबीआई को।
Two letters by SBI to CBI, one dated 8th November 2019 and the other dated 25th August 2020. SBI is the lead bank of India. Let's not even talk about RBI. वो चुपचाप बैठा है, RBI कुछ नहीं बोलते, वो न बुरा देखते हैं, न बुरा सुनते हैं, न उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, शांत रहते हैं। CBI ने तब भी कुछ नहीं किया। आपको याद दिला दूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो शायद आप छाप नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको बोलूं। 2007 में गुजरात में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी। 2007 में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं ऋषि अग्रवाल को आउट ऑफ टर्न 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट कर दी थी और सीएजी ने आपत्ति दर्ज की थी। आउट ऑफ टर्न 1400 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की जमीन 700 रुपए में दी है। मैं नहीं बोल रहा, सीएजी ने बोला, लेकिन तो मोदी जी थे, सीएजी उनके सामने क्या है। आज देखिए ना, सीएजी चुपचाप कहीं, माफ कीजिएगा, दूम हिलाता हुआ बैठे हैं सीएजी संस्था। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकलता आप सीएजी के मुंह से, ना आपके चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक्ड, कुछ नहीं, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये संस्थाओं की हालत है। और क्यों है? क्योंकि ऋषि अग्रवाल भागेगा कैसे? अगर सीएजी सक्रिय हो जाएगी, सीबीआई सक्रिय हो जाएगी, दोस्तों के खिलाफ सक्रिय हो जाएगी, तो कैसे भागेंगे दोस्त? कोरिया जाते हैं मोदी जी तो ऋषि अग्रवाल को साथ ले जाते हैं। मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे पत्रकारों को साथ लेकर जाते थे। ये साहब जब विदेश जाते हैं तो उद्योगपतियों को साथ लेकर जाते हैं। फोटोज हैं, पब्लिक डोमेन में सब है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऋषि अग्रवाल जी सक्रिय भूमिका, 22,000 करोड़ लगाऊंगा जी। पता नहीं कितने लगाए कितने नहीं लगाए, गुजरात में जाके पूछिए, आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी। सीएजी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, क्योंकि तब कानून का शासन चलता था इस देश में। सीएजी रिपोर्ट्स आती थी, हमारे खिलाफ भी आती थी, इनके खिलाफ भी आती थी। हम उन्हें गंभीरता से लेते थे। इन्होंने आकर, शायद वो हमारी गलती थी कि हम सीएजी को गंभीरता से लेते थे, इन्होंने आकर वो गलती सुधार दी। अब सीएजी सुबह उठते हैं तो इनसे पूछकर उठते हैं कि लेफ्ट पांव नीचे रखूं या राइट पांव रखूं या उठूं ही नहीं, या सोता ही रहूं, और अनुमति मिलती ही नहीं है उठने की, जागने की, तो सोते ही रहते हैं सीएजी। यही हाल सीबीआई का है। तो एबीजी शिपयार्ड को बचाकर यहां से भगाने में सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी की रही है, तो जो प्राइमा फेसाई दिखता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एसबीआई सीबीआई को चिट्ठियां लिख रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा? फिर हम भी सोचते हैं क्यों हो रहा है, तो याद आता है 2007, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन, वाइब्रेंट गुजरात समिट, कोरिया की वो यात्रा, और वो तमाम रिश्ते सामने उजागर होते चले जाते हैं। जो चुप्पी है, वित्त मंत्री महोदया अनुमति लेके बोलें, हम नहीं कह रहे बिना अनुमति के बोलें, क्योंकि अनुमति के बगैर तो नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री से अनुमति लेके जवाब दे दें। आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज हमने देखी और सोचा कि आपसे मुखातिब हों। ईडी की कार्रवाई आज शुरू हुई साहब ऋषि अग्रवाल पर। चिट्ठी कब लिखी थी? 2019 में एसबीआई ने सीबीआई को, 2020 में एसबीआई ने सीबीआई को, आज हम हैं 26 अप्रैल 2022। वो इंतजार कर रहे थे, अरे वो तो भाग गए, उनको तो जो करना था कर दिया। आज क्या आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं? ये लीपापोती क्यों? ताकि आप लोग और हम लोग ये कह सकें कि नहीं, सरकार ने कार्रवाई कर दी। सरकार ने कार्रवाई कब की? चोर को कहा भाग जा और उसके बाद महाजन को कहा जाग जा। यह है इस सरकार की असलियत। पहले भगाया और फिर एक कार्रवाई की लीपापोती करके हमें आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की कि देखो साहब हम तो अपना काम कर रहे हैं। यही ईडी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी जितने गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां उनकी सक्रियता दिखे।
और यहां सीबीआई की निष्क्रियता देखिए। लुक एट द इनएक्टिव सीबीआई, द इनएक्टिव सीएजी, द इनएक्टिव ईडी, द इनएक्टिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सडनली सब एवरीबडी इज क्वाइट। तो जो मित्र मंडली का बचाव मोदी जी कर रहे हैं, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इस देश का आने वाली पीढ़ियों का पैसा तो बचा लीजिए। इस पर आप लिखिए, छापिए, एक्सपोज कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये देश के बैंकों को बर्बाद करने की साजिश है और उसमें सरकार के शीर्षस्थ लोग शामिल हैं। सो योर क्वेश्चंस? We don't know, that's for the government to know. Where is he? Has he been arrested? Has he been spotted in any vibrant summit? Or will he be accompanying the Prime Minister in his next trip in the first week of May to Europe? We don't know. Maybe that's when we'll get to see him, because that's when we normally see industrialists in this country traveling with the Prime Minister. Giving loans is the primary duty of banks. Taking loans is the right of entrepreneurs. Frauding banks did not happen during our era. We, Sanjay Nirupam and I, last month exposed the entire new law put in place, wherein NCLT, the collusion between NCLT and the so-called bankrupt companies was exposed. So what is this? They are institutionalizing fraud. This government has put in place mechanisms to institutionalize fraud and bank robberies. We did not do any of that. We gave loans as banks because that's their duty. How else do you think the economy was doing so well? Look at the GDP then. Look at the unemployment figures now. Look at what's the MSME sector's health today. Look at what it was during Dr. Manmohan Singh's time. So there can be no comparison. When the economy was on track, obviously people were taking loans from the banks, and obviously the banks were giving loans. And the result was seen in our GDP figures. The result was seen in the health of our economy. Now what is the situation? I have given you 3 facts at the beginning of my press conference. And yet, the state of the economy is for everyone to see. No, you just compare. Just compare the hyperactive CBI, ED and other agencies in Maharashtra and look at their total inactivity in the same state against friends of Mr. Narendra Modi. So it's not even rocket science. It's for everyone to see, whether you are interested in politics, whether you are a journalist, whether you are a spokesman or not. It's for everyone to see from naked eye what is happening in this country today. किस मुंह से वो ये बातें करते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। 26 लाख करोड़ तो आप सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में अर्जित कर चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। उसका हिसाब दिया आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों को। बोलने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए? क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते? 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे 1-2 ही हैं, इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि ये जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया, उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए, ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं सड़कें बन रही हैं इससे।
फिर इन्होंने कैलकुलेट किया 10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया, वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही, यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जा रहा है। ये सब फिर आ गए, ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए, बोले नहीं वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो, बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें ना। आज क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री को आज बैठकर इन 26 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए था, चारों अनपढ़ मंत्रियों को अपने साथ बैठाना चाहिए था, फिर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाता। द ऑनरेबल कोर्ट हैज मेड सर्टन ऑब्जर्वेशंस, द एंटायर कंट्री, एंड आई होप दैट इंक्लूड्स द मेयर ऑफ नॉर्थ दिल्ली एंड द बीजेपी लीडर्स, द एंटायर कंट्री हर्ड दोज ऑब्जर्वेशंस. What is happening in this country is definitely unconstitutional. I have been part of the Delhi government for 15 years. There is a procedure. Demolition also is accompanied, is preceded with a procedure. Ask them if they followed that procedure and you'll get your answers. देखिए, जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो व्यक्तियों से ऊपर उठ के बात करते हैं। जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत के किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरे भारत की बात करते हैं, भारत के पूरे चरित्र, सिद्धांत, मूल्यों की बात करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जिन मूल्यों से भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो पहचान विश्व में बनी है, उन्हीं मूल्यों से कांग्रेस की पहचान इस देश में है, आज से नहीं 137 सालों से है। वो व्यक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति से बड़ी है तो उसका अर्थ वो राहुल गांधी हो, प्रणव जी हो, पवन खेड़ा हो, कोई हो, वो उन सब से बड़ी है। कांग्रेस पार्टी हर गली मोहल्ले में, गांव ढाणी में अपनी मूल्यों और सिद्धांतों की वजह से एक पहचान बनाई। कांग्रेस की सरकारों ने जो पहचान बनाई है पिछले 70 सालों में, वो अपना काम करके जो छाप छोड़े हैं लोगों के दिलों पर, वो है पहचान उसकी। तो अब अलग अलग वक्त में रणनीतिकारों से भी मुलाकात होती है, आप जैसे साथियों से भी सुझाव आते हैं। आप अभी भी कोई सुझाव देंगे तो हम जरूर लेंगे, ग्रहण करेंगे, आप दीजिए। अब उसमें आप कह देना कि भाई वो क्या उन्होंने मांगा, क्या आपने नहीं दिया, क्यों उन्होंने ठुकराया, ये बातें बिल्कुल महत्व नहीं रखती, क्योंकि जो लार्जर पिक्चर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो एक बड़ा परिदृश्य है, वो क्या है? वो है कि राष्ट्र निर्माण की जो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें एक ऐसा लगता है कि ठहराव आ गया, रुक गई है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पिछले 8 सालों में। और वो संघर्ष, और ये बात मैं कई बार खुलकर भी कहता हूं कि कांग्रेस जब जब संघर्ष के रास्ते से थोड़ी सी भी भटकी है, उसने सत्ता गंवाई। हमें मालूम है कि कैसे संघर्ष के रास्ते पर वापस आना है। बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, और आप गाड़ी भी चलाते हैं तो जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको मैन्यूवरेबिलिटी में टाइम लगता है, मोड़ने में भी टाइम लगता है, रोकने में भी टाइम लगता है, स्पीड में भी टाइम लगता है। ठीक वैसे ही इतनी बड़ी पार्टी जब कोई निर्णय लेती है, वो निर्णय कोर्स करेक्शन का भी हो सकता है, उसको समय लगता है। लेकिन हम एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सजग हैं अपनी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को लेकर कि हमें राष्ट्र निर्माण की जो सतत प्रक्रिया है उसको फिर से प्रारंभ करना है, और ये देश प्रतीक्षा कर रहा है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये देश प्रतीक्षा कर रहा है, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कांग्रेस फिर से अपने संघर्ष वाली शैली में पूरी तरह से आ जाए। हमारे जो नेता हैं वो पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, हम सबको भी उसी तरीके से संघर्ष के रास्ते पे आना होगा। यह देश फिर से प्रगति के रास्ते पर चलेगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं।